बिल्कुल दुख है। आप ये भी चाहते हैं कि इस कैमरे के सामने मैं उनका नाम लूं? नहीं, नाम नहीं ले। चुप रहने वाले साथियों के नाम बताएंगे? सचिन पायलट का एक भी वहां पर फोटो नहीं था, 50 से ज्यादा नेताओं के फोटो लगाए हुए थे। गलत क्या सोचेंगे, क्या मैसेज गलत आएगा? उन शब्दों का समर्थन रामनिवास कुकड़ा करता है। अशोक गहलोत ने जो नकारा निकम्मा सचिन पायलट के लिए कहा, इसका समर्थन करते हैं या विरोध? जनता ये बात स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। देवी सिंह जी ने कोलायत को पिछड़ा रखने में कोई कमी नहीं रखी। दे देता तो जनता के सवाल करेंगे जो हम सुनते हैं। मन के अंदर बीकानेर जिले से, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से लगाव होता तो बीकानेर के अंदर उच्च न्यायालय होता, लेकिन हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। जेठानंद जी, जिनकी क्या सोच है, जिनकी सोच केवल फूट डालने की, लोगों को आपस में लड़वाने की। आपने जिस एसआई भर्ती का जिक्र किया जो कांग्रेस की सरकार में हुई, छात्र राजनीति में एक युवा लगातार अपने महाविद्यालय में आम लोगों के लिए लड़ता हुआ दिखता है। धीरे धीरे वो वहाँ पर चुनाव जीतते हैं और उसके बाद लगातार 4 अध्यक्ष डूंगर कॉलेज बीकानेर में, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उसमें अपने साथियों को एनयूसी के दम पर छात्र शक्ति के साथ में अध्यक्ष बनवाता है। वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस कमेटी में सचिव है। अक्सर हम इन्हें बीकानेर में सड़कों पर आम जनता के लिए, लोगों के लिए लड़ते हुए देखे। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कुलदीप चारण और एक बार फिर आपका स्वागत है खास राजस्थान के मंच पर। मैं जिस युवा की बात कर रहा हूं वो हमारे साथ में हैं रामनिवास जी कुकड़ा। कुकड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास राजस्थान के मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल है मेरा, आप सीधा जवाब देते, सोच रहा हूँ सीधा ही सवाल कर लूँ, घुमाऊँ ना। विधानसभा में 7 सीटें, 7 में से केवल कांग्रेस के खाते में 1, वो भी डूडी परिवार के सहानुभूति के कारण। क्या हार की समीक्षा रही? युवाओं ने कुछ सोचा? प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार रही, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 5 वर्षों के अंदर जो काम हुए, उस काम को आज भी पूरे प्रदेश का आम आदमी उस कामों को याद कर रहा है। चुनाव के समय तरह तरह के भ्रमजाल फैलाए गए, चाहे पेपर लीक का मुद्दा बनाया गया, चाहे अन्य प्रकार की जो बातें फैलाई गई, जिसके चलते लोग भ्रमित हो गए। और उसी का परिणाम आप जो देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, और एक ऐसी सरकार जो जनता की भावना के अनुरूप नहीं थी। जनता हमेशा अपनी भावना के अनुरूप व्यक्ति जरूर चुनती है, लेकिन आपने देखा होगा जनादेश का अपमान हुआ। प्रदेश के अंदर पर्ची के माध्यम से एक ऐसा मुख्यमंत्री थोपा गया जिसको अनुभव ही नहीं है, जो व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि अपनी विधानसभा चलाने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति को पूरे प्रदेश को संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो निश्चित तौर पर ये जनादेश का अपमान था। और उस भ्रमजाल के चलते आप जो 6 सीटों की बात कर रहे हैं, हमने जो 6 सीटें खोई, उसका कारण था सिर्फ एक भ्रमजाल फैलाया गया, एक काल्पनिक दुनिया बना दी गई लोगों के बीच में। जनता भ्रमजाल में फंस गई। भावुक लोग हैं हमारे लोग भावुक हैं, हमारे लोग उनके झूठे छलावे के अंदर, उनके भ्रमजाल में फंसे, उसी का परिणाम है। और आप देखेंगे आज कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है विधानसभा चुनावों को, केवल 1.5 वर्ष का समय गुजरा है। मैंने ये पहली बार देखा और लोगों से सुना भी कि जब चुनाव होने के 6 माह बाद लोग असंतुष्ट हो जाए, या मैंने पहली बार सुना है, तो इसका यही परिणाम है। अभी थोड़े दिन पहले आपने एक आंदोलन किया देशनोक में, एक ही परिवार के 6 लोग, एक ही गांव के 6 लोग मौत की घाट उतर जाता है। क्या होता है? एक एक्सीडेंट का हादसा। गलती किसकी? भुगते कोई और, लापरवाही प्रशासन की। आपके कांग्रेस के दोनों ही अध्यक्ष, शहर और देहात, दोनों ही आपके उस धरने प्रदर्शन में 14 या 15 दिन का धरना चला, एक दिन भी नहीं आए। क्यों? कांग्रेस एकजुट नहीं है बीकानेर में? ये उनका निजी फैसला है, मेरा मानना है। और दूसरा मेरी ये सोच है कि हमने तो उस धरने के अंदर देशनोक पुल हादसा संघर्ष समिति का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था कि एक गैर राजनीतिक मंच, जहां पर हर वो व्यक्ति जिसका जमीर जिंदा है, जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकता है, हर उस व्यक्ति को आमंत्रित किया। उसमें कांग्रेस के जिन साथियों की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा उनका नाम लेकर, देहात के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, चाहे शहर के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग भी नहीं पहुंचे। आप देखिए, हमने उनको भी आमंत्रित किया। सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो उन परिवारों की मदद करें, क्योंकि आज उनकी कलम में वो ताकत है जिसके माध्यम से उन लोगों का भला हो सकता है। मैं बीकानेर जिले में सेन समाज के साथ 36 कौम के उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके दम पर हमने लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के अंदर, उस लड़ाई को कमजोर करने के लिए
जो साजिशें रची गई पूरा प्रदेश जानता है, किस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए प्रदेश की सरकार द्वारा, बीकानेर के प्रशासन द्वारा, लेकिन हम लोग झुके नहीं। मैं पूरे बीकानेर जिले का सभी कस्बों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने देखा होगा लोगों ने अपनी सहमति से आधे दिन तक सारे कस्बे बंद रखे। लोग इस बात से सहमत थे कि इन परिवारों के साथ अन्याय हुआ है, हम इनके साथ हैं, और आधे दिन कस्बे बंद रहे और उसका परिणाम रहा कि पूरे प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बना और सरकार झुकी और 14 दिन के बाद उन परिवारों को न्याय मिलने का काम। वापस सवाल, दोनों अध्यक्षों के नाम नहीं आना, घर के ही नहीं आए, पराए क्यों आएंगे? दुख है। बिल्कुल, मैं तो, हमने सबको आमंत्रित किया, ये उनका, मैं कह रहा हूं, निजी फैसले। हमने कोई राजनीतिक संगठन के बैनर तले हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी। हमने वो लड़ाई एक गैर राजनीतिक संगठन का इसीलिए निर्माण किया क्योंकि वो एक न्याय की लड़ाई थी, वो एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी। मेरा मानना है, मैं भी किसी पार्टी का कार्य करता हूं, लेकिन पूरा जीवन पड़ा है राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने के लिए। लेकिन वो एक ऐसा परिवार जिनके मुखिया चले गए, एक ऐसा परिवार जिसमें 90 साल के पिता का घर का सारा छिन गया। आपको दुख है कि कांग्रेस के दोनों अध्यक्ष नहीं आए? आना चाहिए था, कांग्रेस बीजेपी सब लोगों को आना दुख चाहिए। है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल दुख है। मेरा मानना है कि सब लोगों को आना चाहिए जिनका जमीर जिंदा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आकर उन परिवारों की मदद करनी चाहिए। एक और सवाल, हमने आपको प्रदर्शन करते अभी थोड़े दिन पहले और देखा, जब ऑपरेशन सिंदूर चला, जी। देश की 2 बेटियों ने अपना तन मन धन समर्पित होकर देश के लिए नाम रोशन किया, जिसकी पूरा देश वाहवाही कर रहा था। बीजेपी के पूर्व मंत्री, कई और मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री जब उन पर कटाक्ष कस रहे थे, उनकी आपने झंडे भी जलाए, पुतले भी उनके बाले। उस वक्त भी आपके दोनों नेता नहीं दिखाई दिए। जब राहुल गांधी के खिलाफ कोई मामला होता है, पूरी कांग्रेस एकजुट हो जाती है, लेकिन उस वक्त ये यूथ क्यों नहीं दिखता उनके साथ में, कांग्रेस के दोनों अध्यक्ष? मेरा मानना है, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। विजय शाह जो मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर मंत्री हैं, नाम तो लिया, चलो। देश की एक बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी, जिस पर पूरे देश को गर्व है, वो बेटी जब उस ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करती है, ऐसी बेटी को अगर कोई मंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो आतंकवादियों की बहन कहेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उस बेटी पर पूरे देश को गर्व है, उसके हौसले पर पूरे देश को नाज है। इसलिए हमने अपना जिम्मेदारी निभाते हुए, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हमने उस मंत्री का पुतला दहन किया और हमारे बीकानेर जिले की कलेक्टर महोदया के मार्फत हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी सौंपा और हमने मांग की कि तत्काल प्रभाव से ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके ऐसे व्यक्ति को जेल में डाला जाए। और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो खुद को हिंदुस्तानी मानता है, उसके मन में तकलीफ होनी चाहिए जब देश की सेना पर सवाल उठे। देश की सेना में काम करने वाले हर वो व्यक्ति जो खुद के परिवार की चिंता किए बिना, खुद की जिंदगी की चिंता किए बिना इस देश की सुरक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाकर लड़ता है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में खड़ा रहने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो खुद को हिंदुस्तानी मानता है। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम जी। अव्यवस्थाओं का घोर लगा हुआ है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वर्तमान में बीजेपी की सरकार रही हो। आम जनता शोषित और पीड़ित कब तक रहेगी? यूथ इसके लिए क्या कर रहा है? पिछले कई दिनों से चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जो अन्य हमारे संसाधन हैं, उनके माध्यम से हमें जो सूचना मिली, हम वहाँ से लगातार आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं और वहाँ के जो मरीज आ रहे हैं उनसे भी लगातार संपर्क में। हमारा ये प्रयास है कि वहाँ जो खामियां हमें दिख रही है उसके लिए हम प्रयास करें। दूसरा, आपने जो बात कही कांग्रेस और भाजपा में, जो आप समानांतर देख रहे हैं दोनों को, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर निःशुल्क चिकित्सा शुरू करने का अगर श्रेय जाता है तो कांग्रेस की सरकार को, अशोक गहलोत जी को जाता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। दूसरा, जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होती है तो अस्पताल के अंदर निःशुल्क दवाइयों की बात कर लें, चाहे निःशुल्क जांचों की बात कर लें, उनकी संख्या का आंकड़ा लें। और दूसरा, जब भाजपा की सरकार होती है तो केवल औपचारिकता रखते हैं। दूसरा, एक और उदाहरण, जब बीकानेर के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, उस समय बीकानेर के अस्पताल पीबीएम के चिकित्सकों को यह आदेश मिलता है कि जब तक प्रधानमंत्री का दौरा पूरा नहीं होता तब तक आप लोग कोई भी दवाई बाहर की नहीं लिखेंगे, कोई भी जांच बाहर की नहीं लिखेंगे। अगर किसी मरीज को कोई दवाई की आवश्यकता है और वो अगर पीबीएम में उपलब्ध नहीं है तो आप उसे समानांतर कोई दवाई लिख दें। अगर इस तरीके की बातें की जाती है तो निश्चित तौर पर ये घोर निंदनीय है। मेरा मानना है कि इन खामियों को दूर करना चाहिए। ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं? कोई है प्रूफ या केवल विपक्ष है इसलिए आरोप तो लगाना ही है? मैं आज सामाजिक जीवन जीता हूं।
एक सूरतगढ़ का एक नौजवान जो छात्र जीवन के अंदर कई कामों से मेरे संपर्क में आया, उसके परिवार का कोई व्यक्ति पीबीएम अस्पताल में भर्ती था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बताना चाहता हूं आपको। बताइए, खुलकर बताइए। उनसे मैं मिलने जाता हूं, वहां पर मिलने जाता हूं तो मैंने उनको पूछा आपके इलाज के अंदर कैसा उपचार चल रहा है, क्या स्थिति है। तो उन्होंने एक बात मेरे को बताई कि जब हम यहाँ पे भर्ती हुए उस समय अधिकांश दवाइयाँ हम बाहर से लेकर आते थे, लेकिन पिछले 2 दिन से हमें कोई दवाई बाहर से नहीं लानी पड़ी। तो मैंने पूछा यार ये संभव कैसे हो सकता है। तो वहाँ कई अच्छा लगा ना, इतना सुधार कैसे आ गई, एक बार तो आश्चर्यचकित हुई होंगे आप। खुशी हुई, मन में खुशी हुई। अगर कोई भी मरीज आता है और उसकी दवाइयाँ सारी अगर पीबी में उपलब्ध होती है तो मन को संतुष्टि होती है, क्योंकि अस्पताल में वही व्यक्ति आता है जो दुखी होता है, जो परेशान होता है, वो चारों तरफ से गिर जाता है। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी खुद को लाचार और असहाय महसूस करता है। उस जगह मन में खुशी हुई, आंतरिक खुशी हुई कि अच्छी बात है पीबीएम के अंदर मरीजों को वो मूलभूत सारी जरूरतें पूरी हो रही है, दवाइयाँ मिल रही है जो जिनकी उनको जरूरत है। वहाँ एक चिकित्सक साथी जो मेरे मित्र भी हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, पिछले कुछ समय से पीबीएम के अंदर हो सकता है, मुझे लगता है दवाइयों पीबीएम के अंदर सरकारी डॉक्टर ने कहा। आप ये भी चाहते हैं कि इस कैमरे के सामने मैं उनका नाम लूं? नहीं, नाम नहीं लेना। हाँ, मैं ले सकता हूं, लेकिन मैं किसी की लेना चाहे तो ले सकते, स्वतंत्र है। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास उसके प्रमाण है, मैं साबित कर सकता हूं। अगर ये बात कहीं साबित करनी हो तो मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं। वो चिकित्सक साथी ये कहता है कि जैसे ही मोदी जी का दौरा तय होता है बीकानेर का, वैसे ही हमें आदेश मिलते हैं कि जब तक मोदी जी बीकानेर आकर वापस नहीं जाते हैं तब तक कोई भी दवाई आपको बाहर की नहीं निकली है, कोई भी जांच बाहर की नहीं लिखनी है। अगर हमें लगता है कि इस उपचार में इस दवाई की आवश्यकता है और वो दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है तो उसके समानांतर आप दवाई लिख दें, लेकिन हमें ये पूर्ण प्रयास करना है कि वो दवाई हमें बाहर की नहीं लिखनी है। तो इस बात की बड़ी तकलीफ हुई। आज अगर ये लोग ये सोच रहे हैं, उसके बजाय अगर उन दवाइयों की संख्या बढ़ा देते तो निश्चित तौर पर जो लोग दुखी हैं, ऐसा ही है, उनकी तकलीफ मिट जाती। युवा है, जोश आज भी वही लग रहा है जो छात्र राजनीति में हुआ करता था। छात्र राजनीति का ऐसा कोई वाकया, यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से भिड़ना, आम जनता के मुद्दों को लेकर, फीस को लेकर, क्या कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, याद आता है कुछ जन में? पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो कितनी खुशी होती है। मेरा मानना है गिनती वो व्यक्ति करता है जिसको ऐसे लगता है कि 2 लड़ाइयाँ लड़ के रुकना है। मैंने आज तक लड़ाइयाँ गिनी नहीं, इसका गवाह तो पूरा बीकानेर जिला है और बीकानेर संभाग के वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस बात के गवाह हैं। जब भी नौजवानों ने उम्मीद भरी नज़र से देखा, हमेशा उनको अपना भाई मानकर गले लगाकर मैंने लड़ाइयाँ लड़ने का काम किया और उस लड़ाइयों के अंदर जो हमें सफलता मिली उसका श्रेय मैं बीकानेर संभाग के लाखों लाख विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक मजबूत कंधा बनकर, एक मजबूत साथी बनकर उन लड़ाइयों में सहयोग किया। लड़ाइयों की बात करें तो सैकड़ों लड़ाइयाँ गिना सकता हूँ आपके साक्षात्कार के अंदर। मुझे लगता है अगर मैं लड़ाइयाँ गिननी शुरू कर दूं तो मुझे लगता है आपको 5 घंटे का साक्षात्कार करना पड़ेगा, तब वो पूरी लड़ाइयाँ पूरी होगी। एक ऐसा वाक़या है जो सबसे ज़्यादा याद आता हो, फीस वर्दी को लेकर। पूरे राजस्थान के अंदर कुलपति के आदेश आते हैं, राज्यपाल द्वारा ये आदेश जारी किए जाते हैं कि 4 गुना फीस वर्दी की जाती है सभी विश्वविद्यालयों के अंदर। तकलीफ होती है क्योंकि हम खुद ऐसे परिवार से आते हैं जो परिवार खेती करता है, किसानी करता है। उस परिवार के ऊपर अगर 10 रुपए का भी भार अतिरिक्त पड़ता है तो मन में तकलीफ होगी, लेकिन 4 गुना फीस बढ़ा दी जाती है। उसको लेकर आंदोलन शुरू होते हैं पूरे राजस्थान के अंदर, लेकिन उसके बाद में ये स्पष्ट कर दिया जाता है सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा कि बढ़ाई गई फीस कम नहीं होगी। लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर कई साथी चुप हो जाते हैं, लेकिन हम मन में संकल्प लेकर बैठते हैं। चुप रहने वाले साथियों के नाम बताएंगे? मन में तो चल ही रहा है। कई साथी आज विधानसभा भी पहुंच गए, उनमें से ले लीजिए ना नाम फिर। जो रामनिवास को डर किस बात? रामनिवास कुकड़ा किसी से डरता नहीं है, ले लीजिए फिर। लेकिन खुलकर कहने वाले हैं। मेरा मानना है खुला मंच है, हर वो व्यक्ति अंतिम समय तक लड़ता है जिसका जमीर जिंदा है। आपने कहा विधानसभा में पहुंच गए, फिर बता दीजिए ना, होठों पे बात आई हुई है। जनता ने साथ नहीं लड़े, वो तय जनता करती है, जनता जनार्दन है, मेरा मानना है। लेकिन मैं विधानसभा में बैठ गए, कोई बात बोले, वो आज भी कोई बात नहीं, लेकिन दुख है। हमने सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया। दुख नहीं है। दुख इसलिए नहीं है, दुख वो व्यक्ति करता है जिसके मन के अंदर किसी भी तरह की
लालच दिखे। हमारे मन में कोई लालच नहीं, हमने निस्वार्थ भाव से लड़ाइयाँ लड़ी। मैं बताना चाहता हूँ, फिर 100 रुपये फीस वर्दी की जाती है बीकानेर संभाग के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में। हमने तय किया हम 100 रुपये के विरुद्ध भी लड़ेंगे। वो लड़ाई चलती है 17 दिन। विश्वविद्यालय का घेराव होता है, बीकानेर जिला मुख्यालय का घेराव होता है, लाठीचार्ज किए जाते हैं। लाठीचार्ज के बाद में भी हम पुनः जमानत करवा के वापस पहुंच जाते हैं विश्वविद्यालय घेराव करने के लिए। पुनः लाठीचार्ज होते हैं, हमें हिरासत में ले लिया जाता है, हम जेल पहुंचते हैं। जेल के अंदर 5 दिन जेल में रखा जाता है, जिसमें से 4 दिन और 4 रात हम जेल में भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन फिर भी हम डिगे नहीं। हमने कहा 100 रुपये गलत। उस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी। कुलपति ने समझौते में यह तय किया कि 15 दिन का समय आप हमें दें। 15 दिन में हमें राज्यपाल महोदय से इसकी अनुमति लेकर 15 दिन में इस बढ़ाई की 100 रुपये की फीस को कम कर दूंगा। लेकिन वो एक झांसा साबित होता है और वो 100 रुपये फीस विश्वविद्यालय बढ़ा देता है। तो हम तो ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्यार्थियों के ऊपर 1 रुपये का भी अतिरिक्त भार पड़ता है उसके विरुद्ध हैं। मेरा मानना है शिक्षा कोई व्यापार नहीं है। शिक्षा का अधिकार हर उस व्यक्ति को है जो देश के अंदर निवास करता है। आज शिक्षा को व्यापार बनाने का काम किया जा रहा है। मेरा मानना है शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा को व्यापार नहीं बनाकर शिक्षा की महत्ता को समझना आवश्यक है। आज देश को आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास संसाधन नहीं है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि वो आगे बढ़ के देश को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर सके। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैंने आपको बीकानेर में कई बार अलग अलग मंचों में बोला। एक बार मैंने आपको बीकानेर शहर कार्यालय है वहाँ पर आपको बोलते हुए देखा। आप मंच पर बोल रहे थे, मेरी नज़र पूरे कार्यालय की तरफ जा रही थी। सचिन पायलट का एक भी वहाँ पर फोटो नहीं था, 50 से ज़्यादा नेताओं के फोटो लगाए हुए थे। तो क्या कांग्रेस वाले बीकानेर में सचिन पायलट को अपना नेता नहीं मानता? 50 से ज़्यादा फोटो चिपके हुए थे। सचिन पायलट जी बिल्कुल हमारे नेता हैं और आप जो बात कर रहे हैं वहाँ अच्छी परिपाटी है क्या ये? गलत क्या सोचेंगे, क्या मैसेज गलत आएगा? प्रदेश के अंदर जब भी हमारा प्रदेश का कोई कार्यक्रम होता है उसमें हमारे राजस्थान के जो प्रभारी महोदय हैं, चाहे रंधावा जी की बात कर लें, चाहे हमारे प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कर लें आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी की, चाहे हमारे जननायक आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बात कर लें, चाहे वर्तमान में जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बड़ा अच्छा लेते हो सोचने के लिए। मैंने इतना ही सवाल किया था, केवल उसके अंदर क्या बोले मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मैंने 50 से ज्यादा फोटो देखे, बीकानेर की भी नेताओं की खूब थे। क्या सचिन पायलट उससे भी महत्वपूर्ण नेता नहीं, उप मुख्यमंत्री रहे हुए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए, उनका भी फोटो तो नहीं लगा हुआ? उनकी कोई खामी रह सकती है, लेकिन आप प्रदेश के अंदर देखा क्या सचिन पायलट का फोटो? आप ही बता दीजिए मुझे, मेरे पास तो वीडियो मेरे ध्यान में वो बात मेरे ध्यान में नहीं आई। मैं तो प्रदेश के उन कार्यक्रमों में शामिल होता हूं जो प्रदेश स्तरीय होते हैं। मैंने हर कार्यक्रम के अंदर सचिन पायलट जी की भी फोटो देखी है, अशोक गहलोत जी की भी फोटो देखी है, डोटासरा जी की भी देखी है और जुली साहब की भी देखी है। सब नेताओं की फोटो देखी है। मैंने अभी तक ऑफिस नहीं देखा। क्या देहात में सचिन पायलट का फोटो लगा हुआ? बिल्कुल सब जगह आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे नेता हैं और सचिन पायलट जी की फोटो जो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, उन सम्मानित सभी नेताओं की फोटो होती है जो प्रोटोकॉल में। 50 फोटो में भी फोटो नहीं था शहर में, तो क्या शहर वाले सचिन पायलट को कांग्रेस वाले नेता नहीं मानते? वो उनकी खामी रह सकती है। देखो, त्रुटि मानवीय भूल मान सकते हैं हम, लेकिन मेरा मानना है कि हर कार्यक्रम के अंदर जो प्रदेश स्तरीय होता है, चाहे जिला स्तरीय होता है, हमारे पार्टी के सम्मानित जितने भी नेता हैं सब नेताओं की फोटो होती है वहां पर। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं राजनीति में? मैं कांग्रेस का सिपाही और मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने देश के नौजवानों को जगाने का काम किया, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने का काम किया। आपने आज तक नहीं देखा होगा कोई भी नेता जो पूरे देश में पैदल चलने का काम करे, जो देश के नौजवानों को जागरूक करने का काम करें, एक मध्यम वर्ग के, एक न्यून स्तर से आने वाले हर कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रख के उसकी तकलीफों को पूछे। ऐसा व्यक्ति अगर देश में है तो वो हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, जिन्होंने पूरे देश को अपने कदमों से मापने का काम किया है। तारीफ बड़ी अच्छी की करने चाहिए। उस पार्टी के सच्चे सिपाही भी हैं। लोकसभा में 100 सीटें भी नहीं, इतनी बड़ी रैली के बाद आज आप बात या फिर कांग्रेस वास्तविकता में उन पुराने नेताओं से बाहर ही नहीं आ रही है, यूथ को आगे नहीं आने दे रही है। इस प्रकार के आरोप अक्सर कांग्रेस में बैठे बैठे लोग जब हम रैली प्रदर्शन में कवर करते हैं तो ऐसे सवाल हमें सुनने में कानों में आते हैं, उनके जवाब भी आते हैं। आपने भी ऐसी बातें सुनी है कभी? देखो, विपक्ष का काम बात उठाना है, लेकिन मेरा मानना है आप राजस्थान के अंदर हाल ही में जब 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नौजवानों को किसी ने मौका दिया तो
तो वो कांग्रेस पार्टी है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की ये सोच है। से हाथ इसमें सचिन पायलट का रहा सब नेताओं का, या इग्नोर कर सकते सब हैं नेताओं का। आपने जिनका नाम लिया ना कि जो सदन में पहुंच गए, उन सदन में पहुंचने वाले लोगों को टिकट शायद उन्होंने दिया है। नहीं, क्योंकि ये जब मानेसर वाला प्रकरण हुआ था ना, याद तो होगा ना, वो विधायक उस वक्त कहाँ थे? आप उन्हीं की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं युवा की, जो युवा वहां पहुंचे थे। मेरा मानना है कि नौजवानों को आगे बढ़ाने की सोच कांग्रेस पार्टी की शुरू से रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक ऐसी परिपाटी रही है उनकी जो नौजवानों के विरुद्ध रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे देश के जो सबसे बड़े संस्थान हैं, जेएनयू की बात कर लें, चाहे डीयू की बात कर लें, कितनी बार वहाँ के नेता गए हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी की बात कर लें, हाल ही में आपने 2 दिन पहले देखा होगा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नौजवानों से मिले, वहाँ के विद्यार्थियों से मिले। उनकी शुरू से सोच रही कि जब तक नौजवान आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक छात्र राजनीति से आने वाले नौजवानों को मौका नहीं मिलेगा, तब तक नौजवान धरातल से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठा सकता और उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, उन नेताओं का नाम आपके पास आते ही आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, सचिन पायलट नौजवान है और उनकी शैली आक्रामक है। आपकी तरह आप आदर्श मानते हो? नहीं, मैं तो क्या आक्रामक हूं, मैं तो अंतिम श्रेणी का कार्य करता हूं। आदरणीय पायलट साहब, अच्छे हो, आक्रामक है, आदरणीय पायलट साहब, यूथ को साथ लेके चलते हो। आदरणीय पायलट साहब, कुछ लोग बीकानेर में कहते हैं कि रामनिवास कुकड़ा मतलब सचिन पायलट को फॉलोअर करने वाला, सचिन पायलट की तरह काम करने वाला शैली का, जबकि अशोक गहलोत के आप ज्यादा निकटतम रहे हो, ये भी लोग कहते हैं। लोगों की सोच है, उनकी अलग अलग भावनाएं होती है। तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। मेरा मानना है कि आदरणीय पायलट साहब केंद्र में मंत्री रहे हैं, पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पायलट साहब उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर लोग मेरा मानना है कि उनका 2% भी मान रहे हैं तो लोगों की सोच है। और बाकी पायलट साहब हमारे नेता हैं और वो धरातल पर काम कर रहे हैं। सरकार जब होटल में थी, ये मानेसर चले गए थे, उसका दुख है आपको? वो तो उनका निजी फैसला था और शीर्ष नेतृत्व ने, सरकार गिर रही थी, फैसला निजी, मतलब वो गए थे ना, ये तो हकीकत मानते हो ना? सरकार गिर नहीं रही थी। सरकार को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का वो षड्यंत्र था। और हमारी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे हमारे प्रदेश के उस समय जो यशस्वी मुख्यमंत्री थे आदरणीय अशोक गहलोत जी, जिन्होंने सचिन पायलट के लिए नकारा निकम्मा शब्द का प्रयोग किया, इन शब्दों का समर्थन करता है क्या रामनिवास? उन शब्दों का समर्थन रामनिवास कुकड़ा करता है या फिर विरोध? उन्होंने जनादेश का सम्मान किया। वो सरकार कांग्रेस की नहीं गिर रही थी, वो सरकार गिर रही थी जनता की उस भावना की, जिस जनता ने चुनकर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए हमारे प्रदेश के मुखियाओं, चाहे हमारे शीर्ष नेतृत्व था जो कांग्रेस पार्टी का, सबका ये प्रयास रहा कि जनादेश का अपमान नहीं हो। अशोक गहलोत ने जो नकारा निकम्मा सचिन पायलट के लिए कहा, इसका समर्थन करते हैं या विरोध? उस समय क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां रही, किसने किसके लिए क्या कहा, वो बातें वो व्यक्ति बता सकते हैं जो उस समय वहां पर मौजूद थे। आप और हम जैसे राजनीति को शायद खुली आंखों से नहीं देखते हैं, जितना अनुभव करते हैं वो बातें साझा करते हुए संकोच ही नहीं करते। गलत कौन था, सही कौन था? आपको नहीं लगता कि वो प्रकरण नहीं हुआ होता तो शायद कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती थी, बीकानेर के 3 मंत्री नहीं हारते? प्रकरण क्या होता है ये समय तय करता है। आज आप प्रकरण की बात करें, मुझे लगता है भजनलाल जी अब जो मुख्यमंत्री बने, उस पर भी चर्चा करेंगे। एक बार पहले इस पर क्लियर कर लीजिए। इसका आपको उदाहरण देता हूं। दे दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं, वो आप लगातार वो तो नहीं कहेंगे जो डोटासरा जी कहते हैं पर्ची वाला? नहीं, पर्ची नहीं, वो सवाल पुराना हो नहीं। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो वाक्य हुआ, मैंने कहा नकारा निकम्मा वाक्य हुआ। अशोक गहलोत ने वो सचिन पायलट के लिए कहा, उसका रामनिवास कुकड़ा समर्थन करता है या विरोध, या फिर रामनिवास कुकड़ा का कोई स्टैंड नहीं इस मामले? नहीं, वो उनका निजी फैसला, वो उनका निजी नहीं, वो उनका, देखो पार्टी सच बोलने वाला आज व्यक्ति पार्टी का नाम आते ही सच तो सच होता है ना, सच को सच कहिए, झूठ को झूठ कहिए। दैट्स इट। मेरा एक मानना है, मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जो पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। गहलोत साहब सही थे फिर सचिन पायलट उस वक्त? अपनी अपनी जगह सब सही होते हैं। नकारा निकम्मा सही का फिर तो? अपनी अपनी जगह नहीं, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहना चाहता। मेरा मानना है आदरणीय अशोक गहलोत जी जो 3 बार हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी हमारे नेता हैं, पायलट साहब भी हमारे नेता हैं, दोनों हमारे नेता। दोनों में फूट नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती थी? ये लोगों की सोच है। देखो, फूट की बातें करना, मेरा आज भी मानना है, नहीं, देखो बड़ा परिवार है, मेरी बात सुनिए, मेरा मानना है बड़ा परिवार है,
हर बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी आंतरिक बातें होती है, लेकिन मनमुटाव जैसी कांग्रेस में कोई बात नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और आपने देखा होगा हाल ही में जो आप बार बार जिक्र जरूर कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बनी, लेकिन आप ये जिक्र तो नहीं कर रहे हैं कि पिछली बार प्रदेश के अंदर 25 सीटें भाजपा की थी, आज प्रदेश के अंदर भाजपा की कितनी सीटें हैं आप देखिए। ये कांग्रेस की एकजुटता का ही परिणाम है। बीजेपी की ज्यादा है, बीजेपी की ज्यादा है। लेकिन मोदी जी, आप ये तो मान रहे हैं कि मोदी जी ने जो भ्रमजाल फैलाया था वो भ्रमजाल टूट रहा है। जनता ये बात स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। तभी कांग्रेस 100 पे सिमट गई लोकसभा में। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि ये तो वंशवाद है, परिवार परिवार परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं। वंशवाद की आप बात करें, आज कांग्रेस के अंदर कौन व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक ऐसा गरीब परिवार से निकला हुआ एससी का व्यक्ति जिसने अपने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष देखा, ऐसा व्यक्ति जिसने धरातल पर अनेकों दुख देखे, ऐसा व्यक्ति एकदम न्यूनतम स्तर से निकलकर आज देश की उस पार्टी का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो ये सबसे बड़ा जवाब उन लोगों को है जो कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। दूसरे नेता का नाम रामेश्वर डूडी जी, क्या सोचते हैं? रामेश्वर डूडी जी बीकानेर के हमारे सांसद रहे हैं, किसानों के नेता थे। मैं भी किसान परिवार से आता हूं और बीकानेर के जिला प्रमुख भी रहे हैं और बीकानेर के अंदर विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब विकास की बात आई तो मेरे जहन में एक सवाल आता है, क्या बीकानेर में ऐसा कोई नेता हुआ है जो प्रशासन की नाक में नकेल कसकर जनहित के काम करवा सके? कोई ऐसा दो नेता? बहुत से किसी भी पार्टी से हो सकते हैं। मेरा मानना है, मुझे लग रहा है आप कांग्रेस से ही कहेंगे शायद। कांग्रेस भाजपा नहीं है। अगर बीजेपी के लोग अच्छा काम करते तो मैं भाजपा के लिए भी कहता। एक भी नहीं है। नहीं, ये दुर्भाग्य कह सकते हैं। मैंने कल एक इंटरव्यू किया था राजकुमार किरड़ू का, उनसे मैंने यही सवाल किया। उन्होंने कहा विकास पुरुष के रूप में और नाक के नकेल प्रशासन के कसकर जनहित के काम करवाने में एक ही नेता है, देवी सिंह भाटी। देवी सिंह जी ने कोलायत को, आज जो कोलायत पिछड़ा हुआ रहा उसका श्रेय देवी सिंह जी को जाता है। कैसे? मेरा मानना है कोलायत के अंदर शिक्षा का स्तर कम रहा, कोलायत के अंदर सड़कों की स्थितियां क्या रही, कोलायत के अंदर कितने महाविद्यालय थे, कोलायत के अंदर सर्वांगीण विकास किया हुआ उस क्षेत्र का। मेरा मानना है कि देवी सिंह जी के 7 कार्यकाल के ऊपर भंवर सिंह जी का मंत्री रहते हुए का एक कार्यकाल काफी था, जिसने उन सब खामियों को दूर करने का प्रयास किया। भले ही आप अभी ये कहेंगे कि वो चुनाव हार गए, परिणाम भले ही नकारात्मक रहे। मैं क्या कहूंगा, ये तो जनता की नहीं, मैं बताता हूं। आप सवाल अच्छा ढूंढ लेते हैं कि क्या नहीं, आप पूछेंगे, मेरे को पता है। पत्रकार बाल की खाल निकालने का काम करते हैं, वो लाजमी। आपका सवाल आप करिए, लेकिन मैं पहले ही जवाब दे देता हूं। जनता के सवाल करेंगे जो हम सुनते हैं। हाँ, आप जनता के सवाल करेंगे, हम जनता की भावना के अनुसार ही जवाब देते हैं। जो वास्तविकता है वो बताना चाहता हूं। देवी सिंह जी ने कोलायत को पिछड़ा रखने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने उस क्षेत्र के इतनी दुर्गति कर दी कि वहाँ के लोग इतने दुखी रहे कि आज आप देखेंगे वहाँ शिक्षा का स्तर कम रहा। कोलायत के लोगों के साथ मेरा बड़ा दिल से रिश्ता रहा है। वहाँ के हजारों नौजवान मेरे दिल से जुड़े हुए लोग हैं और उन कई गांवों के अंदर हमारी रिश्तेदारियां भी। जिले में सबसे ज्यादा दिल के जुड़े हुए कोलायत के लोग हैं? नहीं, पूरा जिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आने वाले समय में कोलायत सीट की तरफ ही टकटकी लगाए देख रहे हैं? रामनिवास कुकड़ा के दिल के अंदर बीकानेर जिला धक धक करता है। चाहे बीकानेर जिले के अंदर कोई भी विधानसभा हो, चाहे कोई भी तहसील हो, वहां से हर वो नौजवान जो उम्मीद रखता है कि उसके साथ अन्याय हुआ और उसकी कोई मदद करेगा, उस समय उसका साथी बनकर, उसका भाई बनकर उसको न्याय दिलाने का सदैव मन में संकल्प रखने वाला एक अंतिम श्रेणी का कार्यकर्ता ही रामनिवास कुकड़ा है। अगले नेता का नाम अर्जुन राम मेघवाल जी। क्या सोचते हैं? लंबे समय से सांसद, देश के कानून मंत्री। अगर अर्जुन राम जी, अभी आप बात कर रहे हैं अर्जुन राम जी की, अर्जुन राम जी कानून मंत्री हैं, ये तो भाजपा के लिए अच्छी बात होगी, उनके खुद के परिवार के लिए अच्छी बात होगी। भारत सरकार के हैं, भले ही हो, लेकिन वो पहले बीकानेर के सांसद हैं, तब वो कानून मंत्री बने। उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो अगर केंद्रीय मंत्री हैं और कानून मंत्री हैं तो बीकानेर के अंदर उच्च न्यायालय तो नहीं आया। आज बीकानेर जिस उच्च न्यायालय के लिए संघर्ष कर रहा है, आज अर्जुन राम जी के मन के अंदर बीकानेर जिले से, बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से लगाव होता तो बीकानेर के अंदर उच्च न्यायालय होता। आज बीकानेर के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता। लगाव तो है, तब जनता ने जिताया लगातार। कांग्रेस की तो वोटिंग ही बहुत कम रही। नोखा में 33% वोटिंग है।
क्या हालात है, सोचो आप। कांग्रेस ने कभी समीक्षा की इस बात की? आप या धरातल पे कुछ नहीं करना चाहते हो, कुछ यहाँ कह दो, ऊपर वाले आप लोगों की बात नहीं मानते हैं, ऊपर वाले अभी तक उन अध्यक्षों को दोनों जो है कोई काम नहीं देखा, मोटा तौर पे विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर नहीं देखा मैंने यहाँ पर बीकानेर आने के बाद। अब पंचायत चुनाव आने वाले हैं, क्या पार्टी उस हार की ठीक रह के बाद में कुछ परिवर्तन करेगी? कुछ है ऐसा संभावना? परिवर्तन करने की जिम्मेदारी पार्टी की होती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व की होती है। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि कांग्रेस लगातार हार रही है या अर्जुन राम जी लगातार जीत रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत का आप दूसरे एक पहलू को और देखिए। 50,000 के लगभग का अंतर रहा इस चुनाव के अंदर। उससे पिछला चुनाव था, उसका अंतर क्या रहा? मैं सकारात्मक जो बात कर रहा हूं, बड़ा डिफरेंस। हाँ, दूसरा, बूथ स्तर पर हमारी कई खामियां रही जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा। अगर हम मतदान प्रतिशत को बढ़ा पाते तो निश्चित तौर पर आज बीकानेर के परिणाम कुछ अलग होते। कुछ खामियां रही, उसका हम अन्य अध्ययन भी किया, हम और भी अध्ययन कर रहे हैं। हमारे ये प्रयास रहेगा कि समय रहते उन सब खामियों को दूर किया जाए और आने वाले समय के अंदर बीकानेर की इस लोकसभा की सीट को जीतकर कांग्रेस के पाले में डालने का काम किया जाए, जिससे बीकानेर लोकसभा क्षेत्र का विकास हो सके और बीकानेर आगे बढ़ सके। आपने बात की बूथ की, बड़ी अच्छी बात लगी, लेकिन उस बूथ पे भी जहां कांग्रेस के अध्यक्ष है वहां से भी आप पीछे हैं श्रीमान, पता है या मैं जानकारी दूं? मेरे संज्ञान में नहीं, आपने बताया है। आपके देहात अध्यक्ष विष्णाराम सियाग, उनकी बूथ कौन सी और वहां से बीजेपी आगे या कांग्रेस आगे, आप बता दीजिए। तो ये अगर ऐसा है वास्तव में तो ये गलत है, ये उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस चीज को सुधारना चाहिए। मैं तो खुद का बूथ बता सकता हूं, मैं जिस बूथ से आता हूं। नहीं, आपने इतने बूथ पूरे जिले की बात की तो मुझे लगा कि हर बूथ की जानकारी रखते होंगे, या फिर अपने पार्टी के अध्यक्ष है इसलिए आप खुलकर नहीं बोल रहे? नहीं, पार्टी के अध्यक्ष भले ही हो, हर व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर उसकी कोई खामी रही है तो उसको वो सुधारे। अगर चाहे कोई भी व्यक्ति है जो पार्टी के सम्मानित पद पर है, अगर उस जगह से पार्टी अगर पीछे रहती है तो उसको उन चीजों का आकलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उन खामियों को सुधारना चाहिए। ये बात अभी राहुल गांधी ने एक बड़े स्तर पर कही कि जो बड़े नेता, सो कॉल्ड बड़े नेता जी, अपने बूथ पर भी पार्टी को आगे नहीं रख सकते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं, इसका समीक्षा करनी चाहिए। इसका इस दौर में वो चीज आ रही जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। कितने वोट रहे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना आपको? मेरा मानना समीक्षा अगर की है तो, नहीं तो फिर आप समीक्षा नहीं किए, केवल लोगों की बातें सुनते हो। नहीं, समीक्षा बिल्कुल करते हैं, समीक्षा कर रहे हैं और हमको विष्णाराम सियाग जी के बिल्कुल बूथ से कांग्रेस पीछे है या आगे? मतदान प्रतिशत वहां बिल्कुल कम रहा है, ये हमारे संज्ञान में। वहां पर पार्टी को कितने वोट मिले ये भी हमारे संज्ञान में, और हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके लिए तय करता आगे है या पीछे? यार घुमाओ मत, कांग्रेस वहां आगे है लेकिन अंतर बहुत कम है, मेरा ये मानना है। और जो खामी है उसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं, और उस बूथ स्तर पर क्या खामियां रही उसका अध्ययन किया है। खामियां बहुत है, बीकानेर नशे में जकड़ चुका है जी। किन नेताओं का संरक्षण, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये नहीं है कि भी नशा अभी फूला, नशा जब से मैं बीकानेर आया हूं तब से मैं लगातार देख रहा हूं जी। और जब ये भारतमाला बना है उसके बाद तो बॉर्डर से ड्रोन और वीआईपी। आज अगर मैं बात करूं तो बीएसएफ के डीआईजी से सवाल हमने ये किया था जी। उन्होंने भी यही कहा कि ड्रोन के कारण पता नहीं चल पाता है, काफ़ी दूर आता है, वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, नशा उसके कारण बहुत आ रहा है। हम कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपका कोई विजन है? क्योंकि आप यूथ हो और यूथ के कारण मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दूसरा सवाल इसमें मेरा ये है कि आप यूनिवर्सिटी के लंबे समय से जुड़े हुए रहे, हर 10 से 15 दुकान को छोड़कर नशा, चिट्टा, एमडी जगह जगह मिल रही है, उसको लेकर कोई धरातल पर बड़ा प्रदर्शन करेंगे? सबसे पहले जनहित का मुद्दा बने। सबसे पहले आपका सवाल था कि बीकानेर में जो नशा बढ़ रहा है, पार्टियां अपनी जगह, बीकानेर जिले का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हम सब के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आज की नौजवान पीढ़ी जिसको हम भारत का भविष्य मानते हैं, अगर वो नशे में जकड़ जाती है तो निश्चित तौर पर हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। और बेहद चिंतनीय विषय, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन हर उस सरकार की, प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो समय रहते नशे पर नियंत्रण पाए। आज बीकानेर के अंदर स्थितियां भयावह होती जा रही है। आपने जिस बात का जिक्र किया कि बीकानेर जिले में हर 10 दुकान छोड़कर नशा हमें देखने को मिल रहा है, ये चिंतनीय विषय है। प्रशासन को भी इसके लिए सख्ताई करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रशासन का कहकर हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। मेरा मानना है बीकानेर के अंदर बैठे हर उस व्यक्ति की जो खुद को जिम्मेदार नागरिक मानता है, वो चाहे अपने स्तर पर जागरूकता के चाहे अभियान चलाए, चाहे अपने स्तर पर अनुसंधान करके प्रशासन को सूचित करें, चाहे नौजवानों को मोटिवेट करके उनको प्रेरणा देकर नशे से दूर करने का काम करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, जिस बात का आपने जिक्र किया, बीकानेर जिला
एक ऐसा धरातल रहा है जहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है शिक्षा के लिए। यहाँ के लोगों ने शिक्षा के साथ साथ लोगों को जो रोजगार मिले हैं, हमारे बुजुर्गों ने खाने तक के लिए संघर्ष किया। तो मैं नौजवानों से आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं, बीकानेर जिले के हजारों हजार नहीं बल्कि लाखों लाख नौजवानों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बुजुर्गों ने जो तकलीफें देखी, एक ऐसा समय बुजुर्गों ने देखा जब पीने के लिए पानी नहीं हुआ करता था। बुजुर्गों ने वो हाल भी देखे जब खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था। बुजुर्गों ने वो समय भी देखा जब वो ये सोचते थे कि जूते और चप्पल अगर पैर में पहने हुए तो ये घिस जाएंगे, वो हाथ में लेकर चलते। वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ बचत करें। बुजुर्गों ने वो समय भी देखा जब बुजुर्गों ने सैकड़ों किलोमीटर की पद यात्राएं की। इसलिए मैं नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं, आज जो सुख सुविधाएं देखने को मिल रही है वो तब मिली जब बुजुर्गों ने कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष किया। और आज हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? नशा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब लोग मिलकर प्रयास करें, नौजवानों को जागरूक करें। आप बुजुर्गों की उस तकलीफ को देखें, बुजुर्गों के चेहरों की उन झुर्रियों को देखें, बुजुर्गों की चेहरों पर आई हुई उन सलवटों को देखें, उन्होंने क्या क्या तकलीफें सहन की है। हम सब लोग को मिलकर उनकी तकलीफों को दूर करने का, उनके सपनों को साकार करने का काम करना है। वो सपने तभी साकार हो सकते हैं जब हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। नशे को दूर करना है, नशे को बीकानेर जिले से उखाड़ कर हमें दूर फेंकना है। मैं चाहता हूं केवल बीकानेर जिला ही नहीं बल्कि राजस्थान और पूरे देश से नशा दूर जाए, क्योंकि अगर नशे ने धीरे धीरे जिस प्रकार से नशा बढ़ रहा है, अगर नशे ने जकड़ लिया तो जो हमारा सपना है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने का, उस सपने को हम साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर नौजवान की ये जिम्मेदारी है कि वो नशे को दूर करने का काम करे। दूसरा सवाल आपने पूछा, बीकानेर में नशा जो चल रहा है उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम धरातल पर इसको लेकर नौजवानों को जागरूक करने का काम तो वर्तमान में भी कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आने वाले समय में हम बीकानेर जिले के अंदर हजारों लोगों के साथ एक अभियान शुरू करेंगे जिसके माध्यम से नशे से जुड़े हुए नौजवानों को दूर करने का काम करेंगे। जो नौजवान नशे की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं उनको उससे दूर करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ जो नौजवान जिसके पास संसाधन नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहे, उन लोगों को संसाधन उपलब्ध करवाने के भी हम प्रयास करेंगे जिससे बीकानेर आगे बढ़ सके और जरूरतमंद वो परिवार जिन नौजवानों के अंदर काबिलियत है वो आगे बढ़ के हमारे जिले का नाम रोशन करने का काम करें। बीकानेर में लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा, बीजेपी का रहा, डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकारों की भी रही। कोर्ट गेट फाटक का समस्या का समाधान बीडी कल्ला इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी नहीं हो पाया। क्या दोनों ही सरकारों के लिए दुर्भाग्य है? आपकी बात, बीकानेर जिले के अंदर कोर्ट गेट एक महत्वपूर्ण समस्या है शहर की, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लोग वहां फंसे रहते हैं, लोग परेशान भी होते हैं, पेट्रोल भी ज्यादा लोगों का फूकता है। दूसरा मेरा मानना है कि बीकानेर के अंदर जिस कोर्ट गेट के फाटक की बात कर रहे हैं आप, कांग्रेस और भाजपा पर दोनों पर समान आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से ये मत कहना कुछ पैसा दे दिया, कुछ कर रहे थे। समस्या नहीं, मैं समाधान की बात कर रहा हूं। कुछ तकनीकी खामियां भी रहती है, समस्या नहीं, समाधान की बात करने वाला रामनिवास कुकड़ा समाधान की बात करता है। कांग्रेस ने समाधान किया, कांग्रेस ने उसके लिए प्रयास किए, बीजेपी तो नहीं कर पाई, चलो कांग्रेस कर पाई क्या? उसके लिए कांग्रेस ने सकारात्मक प्रयास किए। आपने देखे होंगे कांग्रेस ने उसके लिए करोड़ों रुपए बजट पारित करने का काम किया जिससे वो समस्या दूर हो सके। बजट किसके जेब में गया पता है? पता ही नहीं किसके जेब में। दूसरा, कुछ तकनीकी खामियां रही जिसके कारण चाहे वहां के दुकानदार हो, 50 साल तक तकनीकी खामियां, लेकिन हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि बीकानेर के वो नागरिक जो कोर्ट गेट फाटक से गुजरते हैं, जो लोग परेशान होते हैं, उन परेशानी को दूर करने का काम करना है। आज भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में है चाहे राज्य के अंदर है, उनको मिलकर भी ये प्रयास करना चाहिए। और उसमें अगर कांग्रेस की कोई मदद की आवश्यकता पड़ती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कोर्ट गेट के फाटक की समस्या को दूर करने में, भाजपा अगर कांग्रेस से कोई सहायता मांगती है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। लेकिन हम चाहते हैं बीकानेर, हमने उसके लिए सकारात्मक प्रयास भी किए, कांग्रेस ने उसके लिए बजट पारित करने का काम किया, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां रही। चाहे दुकानदार जो कई न्यायालय का रास्ता 50 साल तक, बिल्कुल 50 साल का आप समय ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले प्रयास जो रहे
वो पहले प्रयासों के अंदर जो खामियां थी वो दूसरी खामियां थी। मुझे उम्मीद थी कि इसमें आप थोड़ा खुलकर बोलेंगे, कहेंगे कि दोनों ही सरकारें दोषी नहीं, है, नहीं। समस्या का समाधान नहीं कर पाए। नहीं। लेकिन आप एक कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कैसे भी करके एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में भी वैसे बोल रहे हैं। मैं एक सवाल इसमें बीच में जोड़ दूं जी। अभी राजकुमार किराड़ू जो एक समय में कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, अब बीजेपी में इन दिनों, उन्होंने बीडी कल्ला को हराने का वचन लिया और हराया भी सही जी। अच्छे वोटों से। जी। जेठानंद व्यास विधायक बनाए, उनको जिताया। जेठानंद व्यास पर बड़े आरोप लगाए कि उनके इर्द गिर्द वो लोग घूम रहे हैं, कुछ स्कूल संचालक है, कुछ और कुछ काम करते हैं और निजी लाभ उठा रहे हैं। इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? वो तो उनके निजी मत है, मेरा मानना है। लेकिन एक बात का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा जी। ये दुर्भाग्य है कि बीडी कल्ला जी चुनाव हार कर आज घर में बैठे हैं। जेठानंद जी जिनकी क्या सोच है, जिनकी सोच केवल फूट डालने की, लोगों को आपस में लड़वाने की। बीडी कल्ला एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जिन्होंने बीकानेर के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं ये भी मानता हूं कुछ खामियां रही होगी, लेकिन आज जेठानंद जी की जो आप बात कर रहे हैं, पीबीएम अस्पताल के अंदर उनके परिवार का कोई व्यक्ति ठेकेदारी के लिए प्रयास करता है, जेठानंद जी के विधायक होने की दोष दिखाकर, इसके प्रमाण भी हमें मिले। ये आरोप तो नहीं हवा हवाई कहीं? हवाई आरोप की रामनिवास कुकड़ा कभी बात ही नहीं करता है। क्या फिर रामनिवास कुकड़ा के पास आवश्यकता पड़ने पर वो सारे प्रमाण मैं सुपुर्द कर सकता हूं जिस बात का मैंने जिक्र किया है। तो क्या इंतजार ही कर रहे हैं कि मुद्दा बने उसके बाद प्रमाण पेश करूं? नहीं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक विधायक होने के नाते एक जिम्मेदारी ले कि बीकानेर के विकास के लिए लोगों ने मुझे चुना है। मैं केवल पैसे इकट्ठे करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। पैसे इकट्ठे और क्या है? कौन? आप जेठानंद जी की जो बात कर रहे हैं, जेठानंद जी के परिवार के कोई व्यक्ति को ठेका देने के लिए वो अगर प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर ये धनबल इकट्ठा करने का ही तो प्रयास हो रहा है। दूसरी तरफ जनता ने किस सोच के साथ चुना, मैं इस बात को मानता हूं। बीडी कल्ला जी ने बीकानेर जिले के अंदर बीकानेर शहर के विकास में बढ़ के काम किया, लेकिन उनकी कुछ खामियां रही होगी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन उन खामियों के कारण लोगों ने जेठानंद जी को चुना, लेकिन जेठानंद जी क्या उस दिशा में काम कर रहे हैं? लोगों ने जिस उम्मीद से उन्हें चुनने का काम किया। चुनाव के समय पता चलेगा, जनता हराती है फिर जीताती है, कौन बेहतर? जनता है, जनता अच्छे से जानती है। और जनता, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जनता बदलाव तो मतदान के माध्यम से 5 साल से करती है, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है जब 6 माह के अंदर लोगों का मन उब गया भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि जनता की भावना के खिलाफ का मुख्यमंत्री अगर थोप दिया जाता है, एक पर्ची तय करती है एक मुख्यमंत्री को, और वो व्यक्ति जिसमें प्रदेश को चलाने की समझ ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर मुखिया बना दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्य कह सकते हैं राजस्थान का। गोविंद राम मेघवाल इतने बड़े लीडर जी, सांसद का चुनाव कैसे हार गए? क्या कांग्रेस के कैंडिडेटों ने हकीकत में उनका साथ नहीं दिया जो विधायक पद के प्रत्याशी थे अलग अलग विधानसभाओं में? अंदर खाने बात तो चलती होगी गोविंद राम, ये चुनाव हम जीत सकते थे, मात्र 50,000 का अंतर कोई बड़ी बात नहीं। आपने जिस बात का जिक्र किया, चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात होती है टिकटें जो तय हुई। अर्जुन राम जी की टिकट और गोविंद राम जी की टिकट में जो समय का अंतर रहा, वो भी एक कारण रहा, मेरा मानना है। शीर्ष नेतृत्व पर आरोप है? फिर शीर्ष नेतृत्व पर आरोप नहीं, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक टिकट देने वाले तो वो है ना। मेरी बात सुनिए, इसका कारण क्या है? संभाल लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की बात आती है एकदम बैकफुट पे आकर, बिल्कुल राहुल द्रविड़ नहीं खेलता है टुक टुक करके टेस्ट की तरह, अच्छा खेलते हैं। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। आपका काम है सवाल पूछना और मेरा काम है एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते अपने जवाब देना। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतंत्र पे विश्वास रखती है। जो जिन जिन लोगों ने आवेदन किए, दावेदारियां की, सबका पक्ष सुना जाता है, उसके बाद में तय किया जाता है किसको टिकट दी जाए। भारतीय जनता पार्टी है जहां मनमर्जियां चलती है, वहां एक व्यक्ति तय करता है सिर्फ किसको टिकट देनी है, वहां से उनके आदेश आ जाते हैं और वो तय कर दिया जाता है। इसलिए कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा होने में भी समय लगता है। रामनिवास कुकड़ा की क्या मन में महत्वाकांक्षा है? अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं जनहित के मुद्दों को लेकर? आपने रामनिवास कुकड़ा के बारे में पूछा है तो मैं तो खुद का एक छोटा सा परिचय बता दूं। मैं ऐसी एक सामान्य किसान परिवार की पृष्ठभूमि से आता हूं जिस परिवार की दूर दूर तक की पीढ़ियों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जिन तकलीफों को पास से देखा, अनुभव किया, तो मन में एक संकल्प लिया कि आने वाले समय के अंदर लोग इन तकलीफों का सामना नहीं करें, ये मैं प्रयास करूं। और उसके लिए
सार्थक प्रयास शुरू किया, आज उस बात को 13 वर्ष का समय गुजर गया। धीरे धीरे ये प्रयास और बढ़ रहे हैं। मेरी ये सोच है कि आने वाले समय के अंदर बीकानेर के अंदर हजारों नौजवान ऐसे तैयार हों जो असहाय, शोषित, पीड़ित की मदद करने के लिए आगे आएं, क्योंकि हर उस व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी मैं समझता हूं जो खुद को नौजवान समझता है, खुद को युवा समझता है, जो ये मानता है कि मेरा कलेजा गर्म है, मेरा खून गर्म है। असल में एक बात चलती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन वो सार्थक तभी होती है जब नौजवान अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे, पीड़ित और शोषित के पक्ष में उसका साथी बनकर उसकी मदद करे, और रामनिवास कुकड़ा उनका सच्चा साथी बनकर, उनका सच्चा सिपाही बनकर अंतिम सांस तक प्रयास करता रहेगा। अंतिम सवाल, आपने बात की अभी नौजवानों की। कांग्रेस सरकार में रीट का पेपर आउट होता है, नाथी का बाड़ा भी लोग कुछ कहते हैं, एसआई भर्ती का पेपर भी कांग्रेस की सरकार में होता है। अभी वर्तमान में हालात आप देख ही रहे हैं, हनुमान बेनीवाल बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं, युवाओं की बड़ी भीड़ भी वहाँ पर की है। ऐसे ही अगर फर्जी थानेदार बन गए तो बड़ी घुसखोरी नहीं बढ़ेगी। उन युवाओं के लिए क्या संदेश है? ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए या फिर नहीं? आपने जिस एसआई भर्ती का जिक्र किया जो कांग्रेस की सरकार में हुई, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भर्ती हुई, आपका ये सवाल है कि उस भर्ती में पेपर लीक हुए। उस समय हमारे प्रदेश के अंदर सरकार ने एसआईटी का गठन किया और सरकार ने ये जिम्मेदारी ली कि जो व्यक्ति पेपर लीक में संलिप्त है उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि नौजवानों के भविष्य के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ करता है उस व्यक्ति को बख्शा नहीं जाए। और आप जो मेरा निजी मत पूछ रहे हैं, मेरा भी ये मानना है, एक ऐसा नौजवान जो बहुत सामान्य परिवार से आता है, जिसका परिवार संघर्ष करके एक एक रुपया इकट्ठा करके उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करता है, ऐसे व्यक्ति के अगर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो व्यक्ति पेपर लीक में संलिप्त है उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और हमारी उस समय की सरकार ने बड़ी मछलियां नहीं पकड़ पाई, जिनको बीजेपी ने पकड़ा, बीजेपी की सरकार ने, जो 2 अध्यक्ष भी रहे, 1 मेंबर भी रहे। उस समय कांग्रेस ने तत्काल एसआईटी का गठन करके जांच बिठाई, लोगों को पकड़ने का काम भी शुरू हुआ। आपने देखा होगा उस समय भी सैकड़ों लोग पकड़े गए। अगर कांग्रेस कहीं ना कहीं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस कभी भी उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं है जो पेपर लीक करना चाहता है या पेपर लीक करने वाले का पक्षधर है। कांग्रेस शुरू से नौजवानों के पक्ष में रही है और नौजवान के साथ जो खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ कांग्रेस की विचारधारा शुरू से सख्त है और उसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी ताकत से कांग्रेस तैयार है। शायद आप भूल गए, एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए या फिर नहीं? साफ साफ जवाब देना। जांच का विषय, अभी जो जांचें चल रही है, नेता की तरह बोल रहे हैं, जांच का विषय है, माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय तय करेगा, सरकार तय नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है जो वर्तमान, देखो कहाँ तय कर पा रही, बार बार डेट मिल रही, हाईकोर्ट से फटकार मिल रही, उसके बाद में ये हालात। सरकार को जांच करके तय करना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं करे। एसआई भर्ती का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश में आज भी लाखों विद्यार्थी चिंतित हैं, लोग ये देख रहे हैं कि भर्ती रद्द होगी या भर्ती रहेगी, ये लोगों के मन के अंदर एक संशय बना हुआ है। ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी कि सरकार उसकी उच्च स्तरीय जांच करके तय करे कि सरकार को रद्द करनी है, रखनी है। लेकिन आज युवा इस बात को लेकर चिंतित है और सरकार की इसकी जिम्मेदारी लेकर सरकार को उसका निर्णय करना पड़ेगा। ये था बीकानेर का एक युवा जो अक्सर सड़कों पर हमें लड़ते हुए दिखता है। इस युवा की आंखों में सपने बहुत है और धरातल पर लड़ते हुए हमने ये भी देखा है कि ये केवल बीकानेर तक का नेता सीमित नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय के नेता की क्षमता रखते हैं। बड़े नेताओं के संपर्क थोड़े धीरे धीरे कम जरूर हुए हैं, लेकिन अब वो बड़े नेताओं को दिखने लगा है कि धरातल पर कोई लड़ने वाला है जिसके पीछे एक बड़ी यूथ है, जिसने बेबाकी से अपने विचार रखे, पार्टी के लिए हर तरीके से लड़ने वाला, कि पार्टी का मान सम्मान भी रहे और अपनी सरकार में अगर कुछ हुआ है तो नपा तोला जवाब देकर, फिर वो चाहे सचिन पायलट के जवाब को देकर हो, फिर चाहे सचिन पायलट के फोटो को लेकर देकर हो, जो गहलोत साहब ने ऊपर कमेंट किए उनको लेकर हो, नशे के लेकर मानना पड़ेगा कि खुलकर बोला। अब इन्होंने 2 वादे किए हमसे, नशे के खिलाफ और पीबीएम के खिलाफ विशेष रूप से, बाकी ये तो प्रदर्शन कर ही रहे, उनको लेकर हम कुछ डॉक्यूमेंट देख रहे हैं। धरातल पे विद प्रूफ कैसे लड़ा जा सकता है। ये एक ऐसा लड़ाकू है जो इन दिनों लगातार चर्चा में बना है, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें खास मैं आपके माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूं। जी बताइए। आपने जिन 2 बातों को कहा कि जिम्मेदारी आपने ली है, मैं आपके माध्यम से जो लाखों लाख लोग देख रहे हैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम, और दूसरी बात जो नशे की,
उसको लेकर हम बहुत जल्द एक लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। नौजवानों को बचाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो खुद को जिम्मेदार नागरिक मानता है। और बीकानेर के हर उस जागरूक व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पीबीएम के अंदर लोग बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं कि जिस बीमारी ने हमें जकड़ रखा है उस बीमारी से छुटकारा हमें इस राजकीय अस्पताल पीबीएम में आकर मिलेगा। लेकिन यहाँ के असहाय प्रशासन, यहाँ के लुटेरे प्रशासन द्वारा जब उसको घेर लिया जाता है चारों तरफ से, उनके विरुद्ध, उस अन्याय के विरुद्ध हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं बीकानेर संभाग के लाखों लाख नौजवानों से। दोनों अध्यक्षों को भी शामिल करेंगे, उनको भी अपील करेंगे कि वो भी साथ में, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रेडिट की लड़ाई में वो उसके हिस्से क्रेडिट नहीं चला जाए, क्योंकि अक्सर पूरी कांग्रेस मुझे एकजुट कभी नहीं देखी राहुल गांधी के मुद्दे को छोड़। वो लड़ाई पूर्ण तरह से गैर राजनीतिक रहेगी। हर वो व्यक्ति जो खुद को बीकानेर जिले का जिम्मेदार नागरिक मानता है, वो चाहे किसी भी पार्टी या संगठन से जुड़ा हुआ हो, वो उस लड़ाई में आमंत्रित हैं। बहुत जल्द उसकी रूपरेखा बनाकर आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर शुरू होने वाली इस लड़ाई के अंदर आप बीकानेर के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी मदद करेंगे और नौजवान को बचाने का हम काम करेंगे। मेरी आपसे एक अपील है, अगर आपके कोई भी कमेंट हो तो आप नीचे इस वीडियो में ज़रूर लिखिए। आप कोई सवाल हमें पर्सनल भेजना चाहते हैं तो 8058735000 पर ज़रूर करें। ये था एक लड़ाकू बीकानेर का। अगले एपिसोड में एक और नए शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक ज़रूर करें और कमेंट तो आपको करना ही है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार जी।